हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स हाइलाइट्स की। 23 जून 2020 आज डेट है। तो ये करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को लेकर। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो कैसा रोल प्ले करेगा। ऑल्दो हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे कि शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब आपके सामने देखिए, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग करंट अफेयर्स। क्या क्या होती है? एक होता है आपका जनरल एग्जाम्स और एक होता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव। तो जो जनरल एग्जाम पर्सपेक्टिव होता है उसमें जैसे स्टैटिक है, अपॉइंटमेंट्स है। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपॉइंटमेंट्स आते हैं, कौन सी डेट को डेज़ इम्पोर्टेंट हैं, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन प्रेसिडेंट बना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बना है। बैंक्स में या कोई एसोसिएशन है, कोई थीम है, तो उसका क्या थीम इम्पोर्टेंट है, क्यों, किस लिए मनाया गया, ये सारी चीज़ें। बैंक रेट्स होते हैं, करेंसी वगैरह होती है, टैगलाइंस होती है, एक्सेट्रा। ये सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के तहत आते हैं जनरल एग्ज़ाम्स। वहीं जब आप यूपीएससी या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, तो फिर प्रशासनिक सेवा का जो करंट अफेयर पूछने का तरीका बहुत अलग है, उनका क्वेश्चन पूछने का और क्वेश्चन पे मतलब न्यूज़ पे क्वेश्चन कैसे बने इसका तरीका बहुत अलग होता है। तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ता है पढ़ते टाइम। जैसे नेशनल इवेंट्स हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा है, कोई प्रोग्राम है, उस पे द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं वो कैसे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक डेवलपमेंट वगैरह होता है, उससे संबंधित क्या है न्यूज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव, वो। फिर उसके बाद पर्यावरण, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें मतलब बेस होती है करंट अफेयर पढ़ने के लिए यूपीएससी का, और ये बेस होता है जनरल एग्जाम्स का। तो ये वीडियो बेसिकली उन सभी बच्चों के लिए है जो इन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी न्यूज़ उन्हें कोर मिल जाए, यहाँ पे उनको कंटेंट ऐसा मिल जाए एक साथ कलेक्ट करता हुआ, जो उनको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको जानने को मिलेगा, पूरा वीडियो देखना है आपको बहुत ध्यान से, और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठा दिया है पंजाब गवर्नमेंट पे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं, द हिंदू से न्यूज़ ली है। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक मूव, मतलब उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। क्या कदम बढ़ाया है? फिक्स टर्म करने का आईएएस ऑफिसर्स का। ये उनको खल रहा है, उनको सही नहीं लग रहा है। अच्छा खैर, ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये उनका एमपी का पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या न्यूज़ क्या है? पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 मेंबर सिविल सर्विसेज बोर्ड टू डिसाइड ऑन आईएएस ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स इन द स्टेट। इसका मतलब क्या है? पंजाब गवर्नमेंट ने एक फाइनली ये कर दिया है कि एक सिविल सर्विसेज का बोर्ड बनाएंगे। 3 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें जो भी आईएएस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मतलब स्टेट में, है ना, सेंटर की तरफ से नियुक्त होकर आते हैं, उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऐसे नहीं कि जी चाहे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने ट्रांसफ़र थमा दिया और वो ट्रांसफ़र हो गए। उन्होंने बोला कि इसके पीछे एक टीम बनेगी, बोर्ड, एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कैसे उनकी पोस्टिंग होनी है और कहाँ। तो और मिनिमम टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी न्यूज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ये है क्या? वाई? क्यों हो रहा है ऐसा? दिस इज़ मेनली टू इंसुलेट द ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इन्होंने ऐसा करा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवा होती है, जो प्रशासन होता है, वो राजनीति से क्यों हर बार इंटरवीन होता है, क्यों हर बार वो दखल देते हैं, और प्रशासन जो है गड़बड़ा जाता है, सारा काम बिगड़ जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या करा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को उससे अलग करने के लिए, टू पुट एन एंड टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, जो बहुत सारे ट्रांसफ़र्स देखे जाते हैं, वो ख़त्म करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल बॉसेस हटा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहुत अच्छी खबर है। आप सोच रहे होंगे मैं बार-बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऑब्वियसली क्योंकि अगर प्रशासन के लिए अच्छा हो जाएगा तो ये राजनेता जो होते हैं, जो शायद कहीं न कहीं किसी एस्पेक्ट में कम पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखों पर राज चलाते हैं, तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ ख़त्म होगी। अच्छा, इस पे कांग्रेस के एक एमपी है, उनको बड़ा बुरा भी लगा है, उसी के ऊपर ये न्यूज़ बनी, ठीक है। चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। सिविल सर्विसेज बोर्ड इज़ हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जो ये सर्विस बोर्ड बनेगा ना, इसको जो लीड करेंगे वो चीफ सेक्रेटरी होंगे, मतलब वो भी प्रशासन के ही होंगे। और इट हैज़ द मोस्ट सीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक तो एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे जो बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं। चेयरमैन बनेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनेगा, फाइनेंशियल कमिश्नर होंगे, या फिर उसमें ऑफिसर होंगे, इक्विवेलेंट रैंक है, उन्हीं के समकक्ष जो रैंक होती है उसी का आईएएस ऑफिसर बैठाएंगे, उसको स्टेटस देंगे मेंबर का।
उसके अलावा इट विल हैव प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब मुख्य सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, एक सचिव होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कर्मचारी का एक स्टेट गवर्नमेंट एज अ मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाएगा। उसके अलावा द बोर्ड इज मैंडेटेड टू डिसाइड, बोर्ड को ये डिसाइड करना होगा कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इज फिक्स टेन, जो मतलब उसका एक फिक्स टाइम होता है, उससे पहले हम ट्रांसफर करें या ना करें, ये भी उसमें निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद रूल्स दी मैंडेट दी सिविल सर्विसेज बोर्ड टू सबमिट ऑन एन एनुअल रिपोर्ट ऑन जनवरी 1, 1 जनवरी को वो एक रिपोर्ट भेजेंगे जो कि गवर्नमेंट को मीटिंग्स में हेल्ड की जाएगी और वहाँ बातचीत चर्चा होगी उसकी, ठीक है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि सेंटर एंड स्टेट्स को कि एक सिविल सर्विसेज बोर्ड को बनाया जाए, उस पर कंसिडर किया जाए ट्रांसफर पोस्टिंग एंड ब्यूरोक्रेट्स अमंग दी अदर्स, बाकी लोगों में। बहुत ही अच्छा एक ये न्यूज़ आई थी, उसी के ऊपर ये न्यूज़ बन गई। उसके अलावा एज पर दी रूल्स ऑल स्टेट्स शुड हैव अ सिविल सर्विसेज बोर्ड टू डिसाइड अ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो आप इस न्यूज़ से ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपका भी इसमें क्या यूज व्यू है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। पुलिस क्लेम इन रोड्स इनटू माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ स्वाभिमान आंचल। देखो ये संबंध है स्वाभिमान आंचल, जो ये एक जगह है, इस पूरी ये मतलब जगह का नाम है, बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। और ये पुलिस ने क्या क्लेम किया है, माओइस्ट जो होते हैं, माओवादी जो होते हैं, उन्होंने क्या वहाँ पर क्लेम किया है इस जगह पर, और क्या पुलिस के साथ दिक्कत हुई है, ठीक है। तो पूरी न्यूज़ समझो। ओडिशा मतलब कि भुवनेश्वर यूनिट है वहीं पर एक पास में ही उड़ीसा में कि कम्युनिस्ट पार्टी की माओइस्ट होते हैं हैज़ डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया है राज्य सरकार से कि एक पट्टा, आपको पता होगा लैंड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं पट्टा होता है, उसके अंदर लिखित एक रजिस्ट्री हो जाती है कि ठीक है ये ज़मीन इनकी है, इनको अलॉट किया गया है, ये इनका इन पर हक जमा जमा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड लैंड राइट्स टू द ट्राइबल। अब ये कौन है माओइस्ट? वो कह रहे हैं कि जो ट्राइबल्स होते हैं, इनहैबिटेट्स होते हैं ऑफ स्वाभिमान आंचल दी अर्स्टवाइल कट ऑफ एरिया, वो एक एरिया है जो कि बालीमेला रिजर्वायर से हटाकर बनाया गया था। तो एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब क्यों हुआ ये, क्यों उन्होंने माओवादियों ने क्यों उस पर अपना हक जताया और क्यों पुलिस ने उस पर क्लेम करके उनको बोला ये गड़बड़ चल रहा है। तो स्वाभिमान आंचल इज़ द ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन, ये एक ऐसा ट्राइबल जो होते हैं ना आदिवासी, वो एरिया माना जाता है। कहाँ पर है ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है ये, जो कि पहले बिच्चिनांचल के नाम से जाना जाता था। वो एक कट ऑफ एरिया था, मतलब उसको एक ऐसा एरिया कहा जाता था जो कि वहाँ कोई जाता नहीं था, कोई उससे मिलता जुलता नहीं था, और वो एक अलग एरिया माना जाता था। किससे अलग एरिया माना जाता था? मतलब कि जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट था उससे अलग। तो अब उसको किसके तहत मान लिया गया? उसको इसके तहत रखा गया है कि अब वहाँ पर पुलिस ने चूंकि पहले दखल दी, वहाँ जाने की कोशिश करी, वहाँ पर ट्राइबल्स ने झगड़ा वगड़ा किया, उसके बाद ये न्यूज़ बनी, ठीक है। तो अब पूरी न्यूज़ समझते हैं फिर क्या हुआ। एरिया जो है वो इनसर्कल्ड बाय वाटर है, पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से, ठीक है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर एट दी मखकुंड, मचकुंड कह सकते हैं इनको, 1960 में एक रिजर्वॉयर बनाया था, ठीक है। बालीमेला बनाया था 1980 में। मचकुंड बनाया था कब? 1960 में। अगर इसका नाम गलत ले रहा हूँ तो शायद हो सकता है, बट मचकुंड फिलहाल। बालीमेला 1980 में बना था। देयर वर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू द विलेजेस अदर देन द बोट सर्विस, मतलब कि अगर नाव पे बैठ के जाओगे तब तो आप पहुंच पाओगे, वरना कोई सर्विस नहीं है कि आप वहां पर पहुंच पाओ, ठीक है। उसके बाद अर्स्टवाइल कट ऑफ रीजन इन दी मलकानगिरी इज नाउ कनेक्टेड विद गुरुप्रिया ब्रिज। ये किससे कनेक्ट किया गया है? गुरुप्रिया ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इन दी पास्ट द इनहेबिटेंट्स ऑफ, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, स्वाभिमान आंचल हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द रीजन। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था इसके खिलाफ, मतलब कौन? जो वहाँ के वासी होते हैं भाई, ऑब्वियसली उनके रीजन को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके रीजन के लिए। तो इट वाज अलेज्ड, ये उन पे आरोप लगाया गया था कि इन द पास माओइस्ट वर ट्राइंग टू यूज दीज इश्यूज टू क्रिएट अ सपोर्ट बेस इन द रीजन। वो अपना एक सपोर्ट, माओवादी होते हैं, वो अपना सपोर्ट पाने के लिए इस इशू को बार बार रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। बालीमेला रिजर्वॉयर जो है वो रिवर सिलरू विच इज सिचुएटेड इन दी मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट, यहाँ पर है बालीमेला रिजर्वॉयर। तो अगर एक क्वेश्चन आता है इसका बालीमेला रिजर्वॉयर किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लिया है, ठीक है, बालीमेला रिजर्वॉयर। और ये स्वाभिमान आंचल उसी का एक रीजन है, डोमिनेटेड ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन है, ठीक है। सिलेरू ऑल्सो नोन एज मचकुंड रिवर राइज इन द ईस्टर्न घाट्स इन दी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ये मचकुंड फ्लोज नॉर्थवर्ड, पूर्व की ओर बढ़ती है, नहीं उत्तर की ओर बढ़ती है इनटू जलापुट रिजर्वायर। ये जलापुट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जलापुट, बट आपके लिए बालीमेला इंपॉर्टेंट है। ऑन द बॉर्डर ऑफ द ओडिशा स्टेट, किसी तरफ बढ़ती है? ओडिशा की तरफ, ठीक है। सेलेरू एमटीज मतलब इसका जो माउथ है वो साबरी रिवर जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर जाके मिल जाती है, ठीक है।
ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पोर्टुगल ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ को निश्चित किया है। न्यूज़ क्या है? गांधी, ये देखो क्या होता है, कई बार पुरानी कोई न्यूज़ होती है, उसमें कोई नया एक्ट, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ भी हरकत होती है, तो भी वो न्यूज़ दोबारा हाईलाइट हो जाती है, तो वो उस तरह की न्यूज़ कई बार हो जाती है। गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ वॉज अनाउंस्ड लास्ट मंथ, ठीक है। पोर्टुगीज़ प्राइम मिनिस्टर जो एंटोनियो कोस्टा हैं, उन्होंने अनाउंस किया प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी के आइडियल्स जो हैं, एड्रेस करते हुए सेकेंड मीटिंग ऑफ द नेशनल कमेटी फॉर द कॉमेमोरेशन ऑफ महात्मा गांधी 150th बर्थडे। पिछले साल ऐसा हुआ था, ठीक है, उनके बर्थडे पे अनाउंस किया गया था, मगर उसमें क्या क्या हुआ ये जानना ज़रूरी है। अंटोनियो कोस्टा इज़ नोन एज द गांधी ऑफ लिस्बन। ये जो यहाँ के ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है। फॉर हिज वर्क अलॉन्ग गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो इस वजह से इनका नाम गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। लिस्बन कहाँ पर है? ये पोर्टुगल में। पोर्टुगल क्या है? पोर्टुगीज़, जहाँ से कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 में। चलो ये तो आप हिस्ट्री से रिलेट कर लेना। क्यों है न्यूज़ इंपॉर्टेंट? गांधी एजुकेशन प्राइज़ विल बी गिवन आउट एवरी ईयर, हर साल दिया जाएगा ये प्राइज़। किस लिए? जो कि ऐसे विचार रखेंगे, ऐसे कोट्स यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, अपने कामों में, महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल विचार थे, ठीक है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एजुकेशन प्राइज़ विल बी डेडिकेटेड टू द एनिमल वेलफेयर। ये किसके समकक्ष दिया जाएगा, मतलब किसके उसके अंडर जो कैटेगरी होती है दिया जाएगा? सिंस गांधी जी यूज टू से दैट द वे एनिमल्स वर ट्रीटेड इन द नेशन वाज इंडिकेटिव ऑफ इट्स ग्रेटनेस, मतलब जानवरों से अच्छे से व्यवहार करो, उनको अच्छे से रखो, सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, तो जानवरों से अच्छा व्यवहार करो, इंसानों के साथ अच्छा करो, जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। जैसा भी आपने देखा था साउथ में कि एक हथनी को मार दिया गया था, मतलब इस तरह की बातों के ध्यान देने के लिए। तो खैर ये इंपॉर्टेंट रहता है प्राइस। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल बी सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर द अगस्त 2021 यूनाइटेड नेशन में। देखो यूनाइटेड नेशन जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका प्रेसिडेंट का काम करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा अगस्त में, ठीक है। वो है क्या, पूरी बात समझ लो। इंडिया विल बी सर्विंग एज यूएनएससी प्रेसिडेंट, यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनेगा अगस्त 2021 में, यानी कि 2021 में। इंडिया वॉज अर्लियर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। इस पर भी आजकल बहुत न्यूज़ आती है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी खबरें आ भी रही हैं कि जो मतलब जो कंडीशंस बन रही हैं, जो तैयार हो रही हैं कंडीशन बन के, उससे ये साबित भी हो रहा है कि अब काफ़ी परसेंट तक ये बात तय होती है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना भी दिया जाएगा, मतलब परमानेंट मेंबर हो जाएगा। जैसे 5 वीटो पावर वाली मेंबर्स हैं ना, उसके अलावा इंडिया भी उसका मेंबर बनेगा। खैर यूएनएससी प्रेसिडेंसी इज हेल्ड फॉर द मंथ, एक मंथ के लिए हर मेंबर बनता है, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये चलता है। और क्या होता है इसमें कि ट्यूनीशिया विल बिगिन, सबसे पहले ट्यूनीशिया से शुरू होगा, जो कि प्रेसिडेंट बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये सब परमानेंट नहीं है, सब ये टेम्परेरी वाले हैं, ठीक है। इट विल बी फॉलोड बाय अ मंथ ईच, हर मंथ फॉलो करेगा किससे? यूनाइटेड किंगडम आएगा, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, वियतनाम आएगा, चाइना आएगा, एस्टोनिया आएगा, फ्रांस आएगा, फिर इंडिया का नंबर आ रहा है। देखो इस तरह से इंडिया का नंबर आएगा, फिर आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइज, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया विच वॉज एंडोर्स कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक स्टेट, जो एशिया पैसिफिक स्टेट्स होते हैं उसमें से इंडिया का नाम आया था, जिसमें से 192 देशों में से 184 वोट्स इंडिया को मिले थे। इंडिया सेलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी का मेंबर इंडिया बन गया था, ठीक है। 184 वोट मिले थे, तो कॉमन खबर है, आपको पता चल गया। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, और इंपॉर्टेंट ये है कि किस ऑर्डर में चलेगा, किसको किसको मिलेगा। इंडिया का नंबर आएगा अगस्त 2021 में, ठीक है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई। पांचवी खबर है, द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन के जो हाई कमिश्नर है फॉर रिफ्यूजीज, इनका एक ग्रुप चलता है यूएनएचसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने एक रिलीज़ किया है एनुअल ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट, उसने एक ट्रेंड की रिपोर्ट रिलीज़ की है। उसमें क्या है समझते हैं। उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि बिफोर द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया गया, उसमें क्या बताया? उसमें उन्होंने बताया ये कि यूएनएचसीआर दी यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है ना, यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी है। रिफ्यूजी आपको पता ही है, जो एक जगह से निकल जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर उनको ठिकाना ढूंढते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। इट इज़ टुडे अपीलिंग टू कंट्रीज वर्ल्ड वाइड टू डू फार मोर टू फाइंड होम्स फॉर मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज। उनके लिए घर, उनको रहने का आश्रय दिया जाए, मतलब ठीक है। अब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर जो भटकते रहते हैं, उनके लिए फिर रैन बसेरा बनाया जाता है, इस टाइप के लोग। एंड अदर्स डिस्प्लेस बाय कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपना घर छूट जाता है। परसिक्यूशन होता है, जिनका उत्पीड़न होता है। इवेंट सीरियसली डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करते हैं। दिस इज एज अ रिपोर्ट रिलीज टुडे शोड दैट, उसने जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज नाउ अफेक्टिंग मोर देन 1% ऑफ द ह्यूमैनिटी। सोचो पूरे विश्व की जितनी ह्यूमैनिटी, मतलब जितनी पॉपुलेशन है टोटल, उसका 1% सोचो अब इससे आहत हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। 1 in every 97 पीपल, 97 लोगों में से एक आदमी हमेशा अब घर से निकाला जा रहा है, मतलब उसको रिफ्यूजी बनना पड़ रहा है किसी न किसी
एंगल से, एंड विद फ्यूअर एंड फ्यूअर ऑफ दोज हु फ्ली बीइंग एबल टू रिटर्न होम, जो अपने घर नहीं वापस जा पाते या प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें है क्या, कारण क्या है? यूएनएचसीआर जो है वो एक एनुअल ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जारी करता है, जो कि 2 days अहेड कम्स 20 जून के 2 दिन पहले आई, रिफ्यूजी डे जो मनाया गया, ठीक है। अब 20 जून को रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, उससे पहले आई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। शोज दैट एन अनप्रेसिडेंटेड 79.5 मिलियन वर डिस्प्लेस, इतने लोग डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेस मतलब अपना उनको भटक गए, जहाँ पर रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चले गए, उनको धक्का देके निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती उनके साथ परसिक्यूशन हुआ, या फिर उनको अपना जगह छोड़नी पड़ी, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2019। फिर यूएनएचसीआर हैज़ नॉट सीन अ हायर टोटल, उसको इतना टोटल नहीं देखने को मिला, मगर आपकी बार बहुत देखने को मिला, जो कि 1% अभी बताया ऊपर मैंने। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट रिलीज इन द पैरेलल विद द एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट। ये जो ट्रेंड रिपोर्ट होती है, ये सालाना समकक्ष जारी की जाती है ग्लोबल रिपोर्ट के समकक्ष में, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी नीड्स हैं ऑफ ऑल हु आर फोर्स टू फ्ली, मतलब उनको जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो निकालें, उनके बारे में बताएं, एज वेल एज द वर्ल्ड्स नोन स्टेटलेस पॉपुलेशन, जिनके पास कोई घर नहीं है, स्टेट नहीं है रहने के लिए, उनको भी इस सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं ज़रा प्रशासनिक सेवा की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं ज़रा कैसी न्यूज़ होती है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है पैक्ट, किसके साथ? अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सावनिधि। ये सावनिधि क्या है, सिडबी क्या है, सारा समझते हैं, ठीक है। मुंबई में 19 जून को इंडस्ट्रियल सिडबी ने एक फ्राइडे को कहा कि एक पैक्ट साइन करते हैं हम लोग हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, इस डिपार्टमेंट के साथ, किसके तहत? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि सम्मान। अब समझ गया होगा आप, यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, ठेले रेडी वगैरह लगाते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके लिए पीएम सावनिधि एक स्कीम चलाई है। जो सावनिधि यहाँ पर स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनता है नोट्स के फॉर्म में। देखो मैंने क्या क्या दिया आपको। सावनिधि इज अ सेंट्रल स्कीम फॉर फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री, किसके द्वारा? इसमें 10,000 तक का लोन की बात करेगी, मगर इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट करेंगे वर्किंग कैपिटल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर को वर्किंग कैपिटल जो जरूरत होती है उतना लोन प्रोवाइड करेंगे, दस इनेबलिंग देम टू इमर्ज सेल्फ रिलायंट, मतलब वो आत्मनिर्भर बने, जो कि इम्पैक्ट हम लोग के भाई देश में देखा जा रहा है, पूरे विश्व में देखा जा रहा है, पर हिंदुस्तान में तो बहुत दिक्कत चल रही है। रिवाइव देयर लाइवलीहुड, वो अपनी जीविका को वापस ला सके अपने स्केल पर, और वो वापस अपने हिसाब से काम कर सकें, ये क्रेडिट उन तक पहुंचाया जाए। अब ये क्यों करा जा रहा है? इट विल गिव एक्सेस टू दी स्कीम, जो स्कीम है आत्मनिर्भर वाली, उसको कहीं ना कहीं एक एक्सेस मिलेगा थ्रू अ कस्टमाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। विल इंटीग्रेट दी इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम, ये एक साथ लाकर खड़ा करेगा इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम को, और कैपेसिटी वैल्यू चेन की ग्रो करेगा, मतलब वैल्यू एक क्वांटिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा, पैसे कमाएंगे लोग, आत्मनिर्भर बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझ लो, सारा समझ में आ जाएगा। पीएम सावनिधि जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई 1 जून को 2020। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन, इनको वर्किंग कैपिटल लोन मिले जो कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जिससे कि वो अपना काम चालू करें, अपनी जीविका कमाएं, और जिससे कि जो प्रभाव हुए हैं बुरी तरह से दुष्प्रभाव पड़ा है वो खत्म हो सके, या उससे बच सके, थोड़ा कम हो सके वो प्रभाव। इस स्कीम के तहत वेंडर्स कैन अवेल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000, मैंने बताया था जैसे कि विच इज रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट, वो अपना आगे तक 1 साल तक चुकाते रहे। भाई 10,000 का लोन ले लिया, एक रेडी लगा ली, मान लो रेडी उनकी आ गई भाई 2,000 रुपये में, चार जो भी रेट पे आती है 2,000 रुपये में आ गई, उन्होंने 4,000 रुपये का माल भी लगा दिया उसमें, उसको बेचना शुरू करा, तो पर डे के हिसाब से अगर 200-500 रुपये कमाने लग गए तो वो अपना साल भर में पैसे चुका ले जाएंगे। मतलब इस तरह से उनका काम भी बढ़ जाएगा, उनको बढ़ावा भी मिलेगा। वन टाइम ईयरली रीपेमेंट ऑफ द लोन और इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जाएगी अगर जल्दी पैसा दे दिया तो, 7% के तौर पर, ठीक है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब डीबीटी याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई जगह पूछी जाती है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मगर आप इसको वैसे भी ध्यान रखना कि डीबीटी जो है सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, ये कई जगह पूछा जाता है, मतलब किस माध्यम से करेंगे ट्रांसफ़र, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, तो आप वहाँ पर ये डीबीटी यूज़ कर लेना। क्वार्टरली बेसिस सिस्टम रहेगा, देयर विल बी नो पेनल्टी। अच्छा, अर्ली रिपेमेंट अगर कर रहे हैं ना तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं, ठीक है, लोन अपना क्लियर करवा लो। सिडबी विल इंप्लीमेंट दी पीएम स्वानिधि स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री, एंड ये तो पता ही चल गया आपको, MOHUA, ये मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा? इट विल ऑल्सो मैनेज द क्रेडिट गारंटी टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको भी गारंटी देंगे कि भाई ठीक है तुम पैसा दो, टेंशन मत लो।
टेंशन से क्या मतलब है, जैसे क्या होता है भाई कि बैंक भी पैसा देने से घबराता है ना, कहीं ऐसा ना हो पैसा फंस जाए, पैसा दे ना पाए, इस तरह की चीज़ें। तो उससे भी उनको रिलीज़ करके उनको कहा है ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम पैसा दो, तो सबको पैसा दिया जाएगा। ये कहीं न कहीं सरकार की एक स्कीम है, अच्छी स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, अगली अगली जो न्यूज़ है वो क्या है? डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रशासनिक सेवा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, एक पेटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में आस्किंग द कोर्ट क्या कि डायरेक्ट करते हुए गवर्नमेंट को एक सेटअप बनाओ एक्सपर्ट्स का पैनल टू बूस्ट इंडियाज प्रोस्पेक्ट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब ये क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, है ना? ये न्यूज़ तो समझ गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एक पेटिशन फाइल करी और ऐसा ऐसा करने को कहा गया। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स होता क्या है? देखो, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट आती है, ठीक है, क्या होती है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट? एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड जस्टिस के नाम से, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है भाई। ये करता क्या है? ये करता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल। ये असेस करता है, जो कि डिटेल निकालता है, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज अधेयर टू द रूल ऑफ लॉ इन द प्रैक्टिस। समझो बेसिक। अब किसी भी देश में रहते होगे, कहीं दुनिया के कोई ख़राब से भी देश में रहते होगे, पाकिस्तान में भी रहते होगे, तो भी मतलब पाकिस्तान से मतलब ये ना हो कि आप लोग सुन के इस बात को बुरा मानो। यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर आपके देश में कोई रूल नियम नहीं फॉलो किया जाता है ना, तो वो किस हद तक एटलीस्ट फॉलो होता है। अगर आपके देश में कोई नियम कानून है, आपके अंदर आपके देश में कोई जुडिशियल बॉडी है अगर, तो एटलीस्ट कुछ तो फॉलो करते होंगे। तो वो उसको ये मानते हैं, ये देखते हैं कि आप किस हद तक उसको फॉलो करते हैं, किस हद तक आप उसको नियम के अनुसार सारे काम करते हैं। तो ये इंडेक्स कितने कंट्रीज को कवर करता है? 128, 128 देशों को। अच्छा, हाउ आर कंट्रीज रैंक, उनको रैंक कैसे मिलती है? उसमें देखते क्या क्या हैं? देखो, 8 फैक्टर्स होते हैं। एक तो स्ट्रैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट जो शक्तियाँ होती हैं गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से रुकावट बनती हैं काम करने में, या काम करने में आज़ादी देती हैं, नहीं देती हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करती है, ये पहला पॉइंट। एब्सेंस ऑफ द करप्शन, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है, कम कितना कम है, मतलब कितना ज़्यादा है, तो उसके आधार पर रैंक घटती जाएगी। ओपन गवर्नमेंट, कितनी गवर्नमेंट ओपन है, मतलब फैसिलिटी देने में, हेल्प करने में, और उनके नियम के साथ से काम करने को फैसिलिटेट करने में, इजी 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 टर्म्स पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही है। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब कि जैसे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उस देश में सुरक्षा दी जा रही है, लोगों को कितनी सुरक्षा उनको प्रोवाइड की जा रही है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, जो रेगुलेटरी जैसे हमारे डायरेक्टरेट नहीं होते हैं, जैसे ईडी वगैरह होते हैं, तो वो काम करते हैं इन्फोर्समेंट का, सुरक्षा के लिए सेंस में होता है, सारे करप्शन वगैरह को पकड़ने के लिए। वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर सिविल जस्टिस आता है, मतलब लोगों का सिविल जस्टिस, उनको जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता है। क्रिमिनल जस्टिस, कोई क्राइम करता है उस केस में जस्टिस रिपोर्ट आती है कि नहीं आती है, वो जस्टिफाइड रिपोर्ट होती है कि नहीं होती, ये सारी चीज़ें भी इसी में इंक्लूड होती हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गई न्यूज़। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं, मतलब अभी तो खैर इसका वाई और कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। अगली न्यूज़ से पहले एक डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूट करने को, एक कमेटी बनाओ, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, हर कंट्री को रैंक करेंगे टॉप 20 में, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये इंडेक्स बनाया गया 2020 का निकालने के लिए। इसमें निकाला कि स्टेप्स टू इम्प्रूव दी पैथेटिक रैंकिंग ऑफ इंडिया। भाई रैंकिंग कहीं ना कहीं इंप्रूव करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ इंडिया में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो अब इंडिया क्यों दिक्कत देता है कि जब 128 कंट्री बताई थी, उसमें 69 पोजीशन आ रही है इंडिया की, तो भाई इसमें तो ऊपर जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ हमारे देश में, अगर रूल ऑफ लॉ है, हमारा रूल फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट समझ लो, 11 मार्च को ऐसा हुआ, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई, अनाउंस किया गया, इंडिया की रैंक 69 आ गई भाई। इंडिया हैज़ नेवर बीन रैंक्ड इवन अमंग द टॉप 50, हमारे यहाँ 50 में भी कभी नाम नहीं आ रहा है। खैर, भले आपने देखा होगा कि रिलायंस के अंबानी जी जो मालिक हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी, उनको कहीं न कहीं 9th पे आ गए हैं पूरी दुनिया में, है ना? पूरी दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनकी सूची में 9 में आ गए हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। इसमें भी आ जाते हैं अगर हम लोग, जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ, उसमें भी तो खुशी होती है। बट सक्सेसिव गवर्नमेंट डिड नथिंग, जो पहले गवर्नमेंट्स रही उन्होंने कुछ भी नहीं किया टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया। ये भी उसमें लिखा हुआ है, मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है। नेशंस रैंकिंग इन द इंडेक्स, उसका नेशंस रैंक कन्फर्म्स पुअर परफॉर्मेंस इन द 8 सेक्टर्स, मतलब ये कन्फर्म करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब है। किस, ये जो 8 सेक्टर्स अभी ऊपर मैंने बोले थे, जिसमें constant on the government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, public order and security, regulatory enforcement, सारा बताया ऊपर, civil and criminal justice. Besides, poor rule of law has devastating effect on right to life. जब poor law होगा तो right to life पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब जिंदगी जीने के लिए आज़ादी नहीं होगी, लिबर्टी, लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलेगा, आर्थिक रूप से वो करेंगे, प्रभावित होंगे, फ्रैटर्निटी नहीं बनेगी, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इट ऑल्सो ऑफेंड्स द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 आपको पता ही है कि राइट टू लाइफ से लेकर, एक्सप्रेशन से लेकर, फ्रीडम टू एक्ट एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग, वहाँ पर सब कुछ आहत होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई।
अब आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो गाफा टैक्सेशन सिस्टम है, चूंकि ये है पुरानी न्यूज़ मगर इसको फिर से अभी हाल ही में हाईलाइट किया गया। क्यों किया गया पूरा समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ रिपोर्टेडली पुल्ड आउट ऑफ टॉक्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को अलग करने को कहा है। उन्होंने एम ये रखा है ओवरहॉलिंग द ग्लोबल टैक्स सिस्टम फॉर डिजिटल जायंट्स। मतलब क्या है, ये जो डिजिटल जायंट्स हैं उन पे ये एक सवाल उठाया जा रहा था। इसमें था क्या, फ्रांस हैज़ नाउ कन्फर्म्ड एन इम्पास ऑन दी सो कॉल्ड गाफा टैक्स। ये गाफा टैक्स एक्चुअली है क्या? गाफा टैक्स एक्चुअली जो है वो गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजोन के नाम पर पड़ा था। भाई डिजिटल टैक्स के नाम से भी तो कुछ होना चाहिए। ये जो कंपनीज़ हैं, मान लो ये न्यूज़ वगैरह यूज़ करती हैं या कोई डेटा यूज़ करती हैं, तो इसके बदले कोई टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? अब चूंकि वो अमेरिका से रिलेटेड है तो अमेरिका इसमें जो है वो कर रहा है। पहले ये बात हो चुकी थी भाई, पहली न्यूज़ तो पुरानी थी मगर अमेरिका ने जब ये करा, अपने आप को पुल आउट किया, तो ये न्यूज़ फिर से हाईलाइट हो गई। अब इसमें दिक्कत क्या है कि भाई देखो, जैसे ये सारी न्यूज़ वगैरह होती है ना, तो ये कोई गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन थोड़े ना लाते हैं। अगर मान लो ये न्यूज़ वगैरह यूज़ करने लग जाएंगे, जैसे कि इनसाइट्स वगैरह होती है, या आपने वो सुना होगा एक एक ऐप वगैरह आते हैं जैसे, ठीक है, हाइलाइट्स के नाम से। तो अगर आप न्यूज़ यूज़ करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना सोर्स क्या है। कोई न्यूज़ बताता है और आपके थ्रू न्यूज़ हाईलाइट होती है, थ्रू आपकी पब्लिक आपके पे आती है, इस तरह की। तो इन्होंने डिजिटल टैक्स लेवी करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई थी इंटरनेट कंपनीज़ के ऊपर। फ्रांस ने डिसाइड किया था कि इंट्रोड्यूस करते हैं 3% टैक्स ऑन रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू आता है डिजिटल एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था। अब क्या है, फ्रांस एज वेल एज यूके, स्पेन, इटली एंड अदर्स हैव इम्पोज टैक्सेस ऑन लार्जेस्ट डिजिटल फर्म्स। उन्होंने ये टैक्स लगाया था। यूएस ऑफिशियल्स ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि एज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अमेरिकन फर्म्स। ये अमेरिकन फर्म्स के खिलाफ है ये जो ये सिस्टम है फ्रांस ने जो बताया। आपको समझी गए होगे पूरी बात, क्योंकि गाफा है क्या, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, ये सब कहाँ का है, सीधा अमेरिकन। से एनी न्यूज़ लेवीज शुड कम ओनली एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ओवरऑल। ये थोड़ा मतलब बड़े प्रोस्पेक्ट में सोचो इसको, ऐसे इंटरनेशनल टैक्स ऑफ रूल बना करके तुम ऐसा वो सिर्फ अमेरिका को वो कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो अमेरिका जो है विड्रॉ करना चाहती है इस सारी बातचीत से, नहीं करना चाहती, इस पर कोई ट्रेड स्पैट में नहीं पड़ना चाहती, ये उन्होंने बताया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो कह रही है गाफा जो है अनफेयर एक्सप्लॉइट कर रहा है टैक्स रूल्स को, उनको सही से पालन नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉफिट को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं, लो टैक्स हेवेंस करते हैं, डिप्राइव करते हैं देम ऑफ शेयरिंग ऑफ फिजिकल पेमेंट, मतलब पैसा नहीं मिल पाता उस तरह से। मतलब कहीं ना कहीं धोखा होता है, इनको फ़ायदा तो होता नहीं, धोखा अलग होता है। ये कहना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वाले गाफा के नाम पर। समझ गया पूरी बात। डिजिटल टैक्स इन इंडिया क्या है, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूजर्स इन द वर्ल्ड। अब देख लो, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हैं हम लोग, बहुत यूज़ करते हैं, मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह आजकल तो बहुत ही यूज़ हो रहा है पैंडमिक के बाद से। विद ओवर 560 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स जो हैं हमारे यहाँ, 1 मिलियन और 10 लाख होते हैं, तो अब जोड़ लो अपने हिसाब से। एंड हैंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स टैक्स रेवेन्यू बेस, जो व्यू पॉइंट होता है टैक्स रेवेन्यू बेस का, डिजिटल बिजनेसेस कुड नॉट बी ओवरलुक्ड, इनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। हाउएवर एज इज़ द केस इन द अदर जुरिस्डिक्शन, हमारे यहाँ जो दूसरे जुरिस्डिक्शंस हैं उसके और दूसरे कंपैरिजन में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इंडियन टैक्स लॉ वर सूटेड फॉर कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल सच एज ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स होते हैं उनके लिए, दस इन द डायर नीड ऑफ एन ओवरऑल, इसको इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। मतलब कह सकते हैं डिजिटल बिजनेस शुड कुड नॉट बी ओवरलुक्ड, इनको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते डिजिटल बिजनेस को इंडिया में भी। तो इंडिया में चूंकि इतना बड़ा यूज़र बेस है ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह का, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आई होप आपने यहाँ पर सारी न्यूज़ को अच्छे से समझा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आपने रियलाइज़ किया होगा इसकी इंपॉर्टेंस को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ सारी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।